कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। तो देखिए इसमें अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर। देखो इससे पिछले लेक्चर्स में मतलब पीछे के टॉपिक्स में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल पढ़ाया था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, 2 सिस्टम ऑफ चार्ज, 3 सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए फॉर्मूले ड्राइव करवाए थे। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर। कि कंडक्टर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर पढ़ रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर किसे कहेंगे हम? जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उस कंडक्टर को चार्ज करने में हमें, दैट मीन्स एक्सटर्नल सोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्डन करना पड़ता है, और यह वर्डन ही उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। या ये कह सकते हो कि किसी कंडक्टर को चार्ज करने में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्डन करना पड़ता है वही वर्डन उस कंडक्टर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब किसी कंडक्टर को चार्ज करने में हमें वर्क क्यों करना पड़ता है उसको थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं। जैसे मेरे पास एक कंडक्टर है, अनचार्ज कंडक्टर है, मेरे पास ये अनचार्ज कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को हमने चार्ज नहीं दिया है। जब किसी कंडक्टर को हम कोई चार्ज नहीं देते हैं तो उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 होता है। तो इस कंडक्टर का चार्ज 0 है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 है। जैसे जैसे हम इस कंडक्टर को चार्ज देते जाते हैं तो इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ता है, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा था कि किसी कंडक्टर को चार्ज देने पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ कैसा रिलेशन रखता है, डायरेक्टली रिलेशन रखता है, ठीक है। अब हम इस कंडक्टर को चार्ज देने के तरीके पे ध्यान देते हैं। मान लो इस कंडक्टर का इनिशियल चार्ज जो है वो Q बराबर कितना है, 0। मतलब अभी इस पर कंडक्टर को हमने कोई चार्ज नहीं दिया। अब हम इस कंडक्टर को कितना चार्ज देना चाहते हैं, 0 से Q देना चाहते हैं। मान इस पर कंडक्टर पर कितना चार्ज, 0। अब इस कंडक्टर को चार्ज करना चाहते हैं 0 से Q, दैट मींस इस कंडक्टर को हम चार्ज Q देना चाहते हैं। इस कंडक्टर के चार्ज की कैपिटल Q को हम बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके धीरे धीरे उस कंडक्टर को हम क्या करेंगे, चार्ज देंगे, ठीक है। जैसे समझते हैं कि मान लो इस कंडक्टर को मैं कैसे चार्ज देता हूं, एक सिरिंज ले लेता हूं, एक सिरिंज। ये एज्यूम समझाने के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि एक सिरिंज है ये, और इसमें आपका ये चार्ज भरा हुआ है, ये है ना, ये चार्ज भरा हुआ है, और ये चार्ज कितना है, कैपिटल Q है। अब इसके इसमें इस कैपिटल Q में से वेरी स्मॉल अमाउंट हम इस चार्ज को, इस कंडक्टर को देते हैं। मान लो हमने इसे इतना चार्ज दिया, ये वाला चार्ज हमने इस कंडक्टर को दिया, ठीक। ये चार्ज हमने इस कंडक्टर को दिया। ये कितना चार्ज है भाई, ये चार्ज है आपका dQ। जब इसे फर्स्ट अमाउंट ऑफ चार्ज देंगे इस कंडक्टर को, तो इस फर्स्ट अमाउंट ऑफ चार्ज को देने में, मान लो ये फर्स्ट अमाउंट ऑफ चार्ज मैंने कंडक्टर को दे दिया, तो इस फर्स्ट अमाउंट ऑफ चार्ज को देने में, कंडक्टर को देने में
हमें कोई एक्सटर्नल बर्डन नहीं करना पड़ता। सर क्यों नहीं करना पड़ता? तो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। फर्स्ट अमाउंट ऑफ चार्ज को देने में कोई बर्डन नहीं करना पड़ता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे सेकेंड अमाउंट ऑफ चार्ज देते हैं। दैट मीन्स हम ये देते हैं, ये वाला अगला नेक्स्ट सेकेंड अमाउंट ऑफ चार्ज। ये फर्स्ट अमाउंट ऑफ चार्ज हम दे चुके हैं। अब हम इसे सेकेंड अमाउंट ऑफ चार्ज देंगे, तो हम इसे सेकेंड अमाउंट ऑफ चार्ज ये वाला दे रहे हैं, कितना? dq। ठीक है, तो देखो जब इस सेकेंड अमाउंट ऑफ चार्ज को इस कंडक्टर को देने की कोशिश करेंगे तो इस कंडक्टर पर ऑलरेडी पहले से एक पॉजिटिव चार्ज है, कितना? dq। तो ये dq चार्ज इस सेकेंड अमाउंट ऑफ चार्ज dq को क्या करेगा? रिपेल करेगा। जब इस dq चार्ज को इस कंडक्टर को देंगे तो ये वाला जो चार्ज है, इस कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये कंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्ज है इस देने वाले चार्ज dq को क्या करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। दैट मींस रिपेल करेगा। और ये चार्ज इस dq को रिपेल कर रहा है और हम इस चार्ज को इस कंडक्टर को देना चाहते हैं। तो इस कंडक्टर को इस चार्ज को देने में हमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्डन करना पड़ेगा। हम इस चार्ज को अगर देना चाहते हैं तो ये चार्ज इस पर जो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हम इस dq चार्ज को इस कंडक्टर को देने में हमें वर्डन करना पड़ेगा। समझ में आया? और ये जो वर्डन करना पड़ रहा है, इस वर्डन, यह वर्डन ही उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो देखो अगर हम इस dq को भी दे दें, इस वाले dq को भी दे दें, तो इस पे कितना चार्ज हो गया? 2dq हो गया। अगर हम थर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज दें dq द्वारा से, अगला थर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज दें dq, तो बताओ अब थर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज को देने में इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कंडक्टर पे जो चार्ज आया है और ये इस चार्ज को के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बढ़ गया या उतना ही रहा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बढ़ गया, क्योंकि अब पहले से ज्यादा चार्ज आ गया। पहले से ज्यादा चार्ज है इस कंडक्टर पर। अगर कंडक्टर में पहले से ज्यादा चार्ज है तो थर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज dq से देंगे तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स बढ़ गया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दो चार्ज के बीच में वो ऐसे रिलेशन रखता है। तो देखो इस पर चार्ज का अमाउंट अगर बढ़ा है, अगर चार्ज का अमाउंट बढ़ा है तो इन दोनों चार्जेस के, इस कंडक्टर के बीच में और इस dq चार्ज के बीच में रिपल्सन फोर्स भी बढ़ गया होगा। अब रिपल्सन फोर्स बढ़ गया तो इस चार्ज को देने में अब हमें एक्सटर्नल सोर्स द्वारा और अधिक बर्डन करना पड़ेगा पहले के कंपैरेटिव। ठीक है, और यह बर्डन ही इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। समझ में आएगा? जैसे एक बात बताओ, ये स्टोर हो जाएगा, ये समझ में नहीं आता है बच्चों को, तो एक बात बताइए, आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल रेस्ट में खड़ी होती है, उस समय साइकिल की एनर्जी कितनी होती है? 0। काइनेटिक एनर्जी मान लो, साइकिल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। जैसे ही हम उस साइकिल पर बैठ के उस साइकिल को पैडलिंग करते हैं, दैट मींस वर्क करते हैं, किसके अगेंस्ट बर्डन करते हैं ये बताइए? तो हम बर्डन करते हैं फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट, एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। हम उस साइकिल को चलाने में वर्क करते हैं, साइकिल पर वर्क करते हैं, है ना? वर्क हमने किया, साइकिल पर किया, तो ये तो साइकिल पर वर्क किया, किसके अगेंस्ट किया? किसके अगेंस्ट किया? तो किसके अगेंस्ट किया? एयर फ्रिक्शन के और फ्रिक्शन के अगेंस्ट बर्डन किया। तो ये तो साइकिल की वो चलने लगती है साइकिल, तो साइकिल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? तो बढ़ गई। तो वो साइकिल के अंदर एनर्जी जो इंक्रीज हुई है वो आई कहां से? जो हमने साइकिल पर वर्क किया, किसके अगेंस्ट? फ्रिक्शन के अगेंस्ट, एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। वही वर्क डन उस साइकिल में काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ। बिल्कुल वैसे ही किसी कंडक्टर को जब हम चार्ज करते हैं तो हमें इस कंडक्टर के और चार्ज जो दे रहे हैं उसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लगता है उसके अगेंस्ट हमें एक्सटर्नल सोर्स द्वारा कुछ वर्डन करना पड़ता है, और ये वर्डन उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर किसी कंडक्टर को हम चार्ज करें 0 से कैपिटल Q तो उस कंडक्टर में कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा?
अब इसका प्रूव करते हैं, डेरिवेशन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर को 0 से कैपिटल Q चार्ज देते हैं तो हमें कितना, उस कंडक्टर में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, जरा शुरू करते हैं। तो देखो लेट कर लेते हैं कि मान लो जैसे कोई कंडक्टर है, इनिशियली तो इस कंडक्टर पर चार्ज कितना होगा, इनिशियली इस कंडक्टर पर चार्ज 0 है और पोटेंशियल भी कितना है, 0। तो मान लो किसी इंस्टेंट टाइम पर इस कंडक्टर पर कितना चार्ज है, Q। जब चार्ज आ गया तो किसी ना कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। तो हम लेट कर लेते हैं किसी इंस्टेंट टाइम पर इस कंडक्टर पर जो चार्ज है वो Q है। इसी इंस्टेंट टाइम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो किसी कंडक्टर को हम चार्ज दे रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, है ना। जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। चार्ज बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है। तो लेट कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर इस कंडक्टर पर कितना चार्ज है, Q, और उसका पोटेंशियल कितना है, V। ये लेट कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं इस चीज को, लेट एनी instant the charge on conductor be Q। when लिख ले, when the charge on conductor be Q, the electric potential of the conductor V। ठीक है, लेट किसी इंस्टेंट टाइम पर इस कंडक्टर पे जो चार्ज है वो B है, Q है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V है। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया, Q/C। ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर माना है। सर पर्टिकुलर टाइम पर क्यों माना है, इस कंडक्टर को हम चार्ज तो कर रहे हैं, और अगर चार्ज करते जाओगे धीरे धीरे चार्ज दोगे तो इस कंडक्टर का चार्ज बदलेगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चेंज होगा, है ना। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर इस कंडक्टर पर हमने लेट कर लिया, इस पर्टिकुलर टाइम पर किसी इंस्टेंट टाइम पर इसका जो चार्ज है वो स्मॉल q है और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V है। तो V इज इक्वल टू Q/C। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो बताओ हमें क्या करना है, हम इसे स्मॉल चार्ज dq देने में कितना स्मॉल वर्डन करना पड़ेगा उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे लिखें, द स्मॉल वर्क डन इन गिवन एडिशनल चार्ज dq टू दी कंडक्टर। कितना स्मॉल वर्डन करना पड़ेगा इस स्मॉल चार्ज dq को देने में, तो वो होगा v dq। सर ये कैसे आया कि इस कंडक्टर को स्मॉल चार्ज dq देने में जो वर्डन करना पड़ा वो v dq। तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है कि v इज इक्वल टू W/ कितना q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू W/q। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू कितना चार्ज दे रहे हो कंडक्टर को, स्मॉल चार्ज दे रहे हो, तो वर्डन भी कैसा करना पड़ेगा, स्मॉल वर्डन करना पड़ेगा। स्मॉल चार्ज dq देने से स्मॉल वर्डन करना पड़ेगा। तो लिख सकते हो v इज इक्वल टू dW/dq। तो हम यहां से dW फाइंड आउट करें तो dW इज इक्वल टू कितना आएगा, v dq। और ये हटाओ, इसमें हम इतना समझ में आया, ये v कैसा टर्म है, वेरिएबल है, कांस्टेंट। इस जगह पर ये v कैसा है, किसी इंस्टेंट टाइम पर तो ये v फिक्स है, लेकिन इस कंडक्टर को चार्ज देते जाएंगे तो चार्ज चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चेंज होगा, चार्ज चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चेंज होगा। किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस फिक्स रहता है तो c तो कांस्टेंट टर्म है, तो v एक वेरिएबल टर्म हुआ, तो v की वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ, तो v इज इक्वल टू Q/C dq। अब बताओ इसमें कितने कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है, बाकी का एक ही वेरिएबल टर्म है। वेरिएबल टर्म भी Q है, चार्ज वेरिएबल है और कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहते हैं, टोटल वर्क डन इन गिवन चार्ज फ्रॉम 0 to कैपिटल, 0 to कैपिटल, तो dW का इंटीग्रेशन कर दो, वैल्यू पुट कर दो यहाँ, Q/C dq।
किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखो dq के रेस्पेक्ट में, और c कैसा टर्म है यहाँ, कांस्टेंट टर्म है, और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, चार्ज के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट भी किसकी आएगी, चार्ज की। ये ध्यान रखना, जिसके भी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट उसी की आती है हमेशा, जीरो से कैपिटल Q, जीरो से कैपिटल Q। अब इसे सॉल्व कर लो, तो किसके कांस्टेंट टर्म कौन है इसमें, इसमें कांस्टेंट टर्म है आपका c, तो इसे बाहर निकाल लो, तो w इज इक्वल टू 1/c बाहर आ गया, इंटीग्रेशन q dq, ये जीरो टू कैपिटल Q, जीरो टू कैपिटल Q। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए आप, तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा इंटीग्रेशन का, q की पावर n dq, तो q की पावर n+1 और नीचे n+1। ये कब फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, जब n की वैल्यू -1 होती है, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। इसमें चेक करो आप, इंटीग्रेशन q की पावर 1 dq है, n की वैल्यू +1 है, तो लगा सकते हैं, तो 1+1 और 1+1 वैल्यू पुट कर दो यार, 1/c इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, q 1+1 एंड 1+1, और लिमिट हो गई 0 से कैपिटल। सॉल्व कर लो, 1/, ये 2 हो गया तो नीचे 2c हो गया, और ये हो गया q², लिमिट हो गई 0 टू कैपिटल Q, पुट कर दो लिमिट। q किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, dq के रेस्पेक्ट में, दैट मींस स्मॉल q के रेस्पेक्ट में, तो स्मॉल q को रिप्लेस करके पहले अपर लिमिट, माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो वर्डन जो आया वो 1/2c और q² हो गया ऊपर, q²/2c, इतना वर्डन करना पड़ा। दिस वर्क डन, दिस वर्डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy in the conductor, so ये वर्डन अगर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी कंडक्टर की, तो कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो यहाँ लिख लेते हैं, चटा देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू दिस वर्डन, तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है कैपिटल U, और इसका फॉर्मूला हो गया q²/2c। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आया आपको, U इज इक्वल टू q²/2c, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर का फॉर्मूला हो गया। देखो इसे तीन तरीके से लिख सकते हैं अलग अलग टर्म में, वो कैसे लिख सकते हैं जरा देखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया। देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर U बराबर, एक तो लिख रहे हैं हम q²/2c, Q चार्ज है कंडक्टर पर और C कैपेसिटेंस है, तो वो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV, अगर तुम 0 टू कैपिटल चार्ज दोगे 0 टू और Q कितना, CV, तो यहाँ से अगर आपको ये जो हमारा फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, वो Q और C के टर्म में, इन टर्म ऑफ Q और C, लेकिन हम चाहते हैं किसके टर्म में आए हमारा रिजल्ट, Q और V के टर्म में आए। क्या नहीं चाहिए, C, तो जो नहीं चाहिए उसकी वैल्यू यहां से निकाल दो, तो C नहीं चाहिए, तो Q और V के टर्म में चाहिए, तो C की वैल्यू निकाल दो, C इज इक्वल टू कितना, कैपिटल Q ओवर V, यहाँ रख लो, U बराबर q² ओवर 2 और C की वैल्यू पुट कर दो, ये मल्टीप्लाइड बाई Q, C की वैल्यू 2 और C की वैल्यू कितनी, Q ओवर V, V ऊपर पहुंच गया, Q ओवर V, तो V ऊपर पहुंच गया, Q से Q काट दो, Q से Q कट गया, तो कितना आ गया 1/2 QV। तो देखो ये किसके टर्म में हो गया आपका, Q और V के टर्म में। अगर आपको ये रिजल्ट चाहिए, यदि आपको ये रिजल्ट चाहिए किसके टर्म में, C और V के टर्म में, तो किसको हटाना पड़ेगा, अगर रिजल्ट ये वाला रिजल्ट हमें C और V के टर्म में चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए, Q नहीं चाहिए, तो Q की वैल्यू पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, जैसे इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, इसमें कर देते हैं, चलो U बराबर 1/2, Q नहीं चाहिए तो Q की वैल्यू CV, तो C पुट करेंगे तो C² ओवर V C, और C से C काट दो, तो U बराबर कितना आ गया 1/2 CV²।
ठीक है। तो देखो ये जो फॉर्मूला है हमारा वो किसके टर्म में है, ये किसके टर्म में, क्यू और सी के टर्म में। ये वाला फॉर्मूला किसके टर्म में है, क्यू और बी के टर्म में। ये फॉर्मूला किसके टर्म में है, सी और बी के टर्म में है। समझ में आया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर की फॉर्मूले हो गए आपके, ठीक है। हमें ये लर्न होना चाहिए। अगला टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट। चलो ठीक है, आगे नया टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं ए और बी। ये कंडक्टर आपका ए है, कंडक्टर है और ये अर्थ से कनेक्ट नहीं हो, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर कस लेते हैं, ठीक है। इंसुलेटिंग स्टैंड है, अर्थ से कनेक्ट नहीं हो, ठीक है। एक और मेरे पास कंडक्टर है, ये रहा, ये बी कंडक्टर है और इसको भी मैंने किसी इंसुलेटेड स्टैंड पर रख लिया है, ठीक है, जिससे इसका कनेक्शन अर्थ से ना हो पाए, ठीक है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है, ठीक है। तो इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होगा, इस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा C1 वो 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1। स्फेरिकल कंडक्टर माने हैं मैंने, स्फेरिकल कंडक्टर ए, स्फेरिकल कंडक्टर बी, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2 और इस कंडक्टर कैपेसिटेंस हमने पढ़ाया था, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर C1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू रेडियस R1 है। इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस C2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2, ठीक है। इस कंडक्टर को मैंने कितना चार्ज दिया, Q1 चार्ज दिया, तो जब चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा 0 से V1। इस कंडक्टर का चार्ज 0 है तो पोटेंशियल भी 0 है, लेकिन इस कंडक्टर को हमने चार्ज दिया Q2 तो इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो गया V2। ये एक दूसरे से बहुत दूरी पर रखे हैं, जिससे इस कंडक्टर के चार्ज का इस कंडक्टर के पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक दूसरे काफी दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे के ये चार्ज इस कंडक्टर के पोटेंशियल पर इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी हमने इन कंडक्टरों को किसी कंडक्टिंग मीडियम से कनेक्ट किया है क्या, नहीं। तो क्या विदाउट और टच में भी नहीं और एक दूसरे से काफी सफिशिएंट दूरी पर रखे हैं, तो क्या ये चार्ज इस कंडक्टर से या इस कंडक्टर में या इस कंडक्टर से इस कंडक्टर में जा सकता है विदाउट एनी कंडक्टिंग मीडियम। यहां पे तो क्या एयर है, तो नहीं जा सकता। तो बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं हम, बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन कंडक्टर ए, चार्ज ऑन कंडक्टर ए, चार्ज ऑन कंडक्टर ए, ये कितना होगा, इस कंडक्टर ए पे जो चार्ज होगा, तो जब कंडक्टर ए का चार्ज निकाल रहे हैं हम, तो सारी चीजें इसी के लेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे हम कितना, Q बराबर CV, ये वाला। इसी कंडक्टर का चार्ज लेंगे हम, इसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस और इसी कंडक्टर का पोटेंशियल। जब कंडक्टर ए का चार्ज निकाल रहे हैं तो सारी चीजें ए का ही लेंगे, तो कितना, Q1 बराबर C1 V1, है ना। एंड यहां कर लेते हैं ऐसे, चार्ज ऑन कंडक्टर बी, चार्ज ऑन कंडक्टर बी बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज। जब इन दोनों कंडक्टरों ने चार्ज की शेयरिंग नहीं करी है, तब कंडक्टर ए पे कितना चार्ज है, कंडक्टर बी पे कितना चार्ज है, वो निकाल लें या इसी फॉर्मूले का फिर यूज कर लें। लेकिन अगर कंडक्टर बी का लिख रहे हैं तो सारी चीजें बी की, तो कितना होगा, Q2 इज इक्वल टू C2 V2, ठीक है। तो टोटल चार्ज
टोटल चार्ज ऑफ बोथ कंडक्टर, टोटल चार्ज ऑफ बोथ कंडक्टर बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, तो वो कितना हुआ Q1 प्लस Q2। आप लिखना चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो C1 V1 प्लस C2 V2। ये टोटल चार्ज हो गया कंडक्टर, टोटल चार्ज ऑफ बोथ कंडक्टर बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज हो गया बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों केस को, ये केस नंबर 1 हो गया आपका, केस 1, केस फर्स्ट। अब हम सेकंड केस क्या कर रहे हैं, केस सेकंड, कि ये कंडक्टर ए था, ये रहा ए कंडक्टर, ये कंडक्टर बी था, है ना, ये बी कंडक्टर। तो शुरुआत में हम लेट कर लेते हैं कि दो कंडक्टर हैं, इनका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो हमने लेट कर लिया। देखो क्या लेट कर लिया है कि V1 ज्यादा है V2 से, ऐसा लेट कर लिया हमने, ये लेट किया, ये ध्यान रखना। ठीक है, मतलब हम दो जो कंडक्टर हैं उनके पोटेंशियल कैसे हैं इनिशियली, शेयरिंग करने से पहले, चार्ज के शेयरिंग करने से पहले दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल कैसे हैं, सेम, डिफरेंट है या सेम है, तो डिफरेंट है। ये हाई पोटेंशियल पर है, कंडक्टर ए का पोटेंशियल हाई है और कंडक्टर बी का पोटेंशियल लो है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, कर लिया। अब ये बताओ कि ये स्टैंड लगा दिया हमने, ये ऐसे, इस पे भी स्टैंड लगा दिया ऐसे, जैसे अर्थिंग ना हो, तो इसकी रेडियस तो R1 ही है, इसकी रेडियस भी R2 है, और जो कंडक्टर का कैपेसिटेंस है वो चार्ज और पोटेंशियल दोनों से कैसा होता है, इंडिपेंडेंट, रेडियस पर डिपेंड करता है। स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस तो C1 अभी भी कितना रहेगा भाई, C1 जो रहेगा वो अभी भी 4πε0 R1 रहेगा, ऐसे C2 इज इक्वल टू 4πε0 R2 रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों कंडक्टरों को किसी कंडक्टिंग, दैट मींस मेटेलिक वायर से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों कंडक्टर को हमने किसी मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हम इन दोनों कंडक्टर को मेटेलिक वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे, तो जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और कब तक करता है, जब तक दोनों कंडक्टरों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, दोनों कंडक्टरों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। ठीक है, और इस सेम पोटेंशियल को, दोनों कंडक्टरों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो दोनों कंडक्टरों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। आपको याद है मैंने आपको पीछे बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चार्ज के फ्लो होने को डिसाइड करती है। ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। ये जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट किया है तो मेरा जो नोट्स हैं उसमें पहला टॉपिक यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चार्ज के फ्लो होने को डिसाइड करेगी कि चार्ज फ्लो करेगा या नहीं करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, और नेगेटिव चार्ज है तो वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है। और कब तक करता है, जब तक दोनों कंडक्टरों के पोटेंशियल सेम ना हो जाएं। अगर दोनों कंडक्टरों के पोटेंशियल सेम हैं, पहले से सेम है इनिशियली, तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज अगर होगा और वो फ्लो करने के लिए फ्री होगा, मूव करने के लिए फ्री होगा, पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करने के लिए अगर फ्री है तो वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल करता है। और ये कब तक करता है, जब तक कि दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए।
तो ये बताओ यहां पर हमने ये पहले ही से लेट कर रखा है कि हम ऐसे दो कंडक्टरों को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहे हैं जिनके पोटेंशियल डिफरेंट है। ए कंडक्टर और बी कंडक्टर का कनेक्ट करने से पहले पोटेंशियल डिफरेंट थे या सेम थे? तो डिफरेंट थे। किसका हाई पोटेंशियल था? तो ए कंडक्टर का हाई पोटेंशियल था और बी कंडक्टर का पोटेंशियल कैसा है? लो है। जैसे ही हम इन दोनों कंडक्टरों को जिनके पोटेंशियल डिफरेंट हैं किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करने लगेगा और ये चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों कंडक्टरों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। लेकिन एक्चुअली में कंडक्टिंग वायर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो ही नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता कंडक्टर्स में। तो फिर क्या होगा सर? तो फिर इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल तक तब तक फ्लो करेंगे जब तक दोनों कंडक्टरों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। और उस सेम पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, इस सेम पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से कॉमन चार्ज फ्लो होने की। तो देखो हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर लेते हैं कि ये आपका इधर से इधर क्यू चार्ज फ्लो करा है ऐसे, ठीक है ना? ये आपका चार्ज फ्लो करा इधर से ऐसे। तो चार्ज फ्लो करने के बाद जब इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो ना स्टॉप हो जाएगा। तो इस पर कितना चार्ज बचा रह गया तो Q1 डैश मान लिया, है ना? और इस पर कितना रह गया? Q2 डैश मान लिया। इस पर कितना चार्ज बच गया? Q1 डैश। इस पर कितना हो गया? Q2 डैश। लेट कर लिया और इनके पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। तो अगर हम क्या निकालते हैं यहां पे, चार्ज ऑन कंडक्टर, सेकेंड केस में पढ़ रहे हैं आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन कंडक्टर ए, चार्ज ऑन कंडक्टर ए वो कितना होगा? Q1 डैश बराबर कितना? C1V। फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर CV। तब इस कंडक्टर ए पर कितना चार्ज है? Q1 डैश। कैपेसिटेंस कितना है? C1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? V। तो सब कुछ ए का लिख लिया। ऐसे ही सिमिलरली एंड चार्ज ऑन कंडक्टर B Q2 डैश बराबर C2V। इसी का चार्ज, इसी का कैपेसिटेंस और इसी का पोटेंशियल। देन टोटल चार्ज ऑफ बोथ कंडक्टर आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज वो कितना हुआ? Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 प्लस Q2 डैश। ठीक है, और Q1 की डैश की वैल्यू कितनी है आपकी? C1V प्लस इसकी वैल्यू है C2V। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। अब बताओ अगर चार्ज इस कंडक्टर से निकल के इस कंडक्टर में आ गया है तो इसका चार्ज घट गया होगा और इसका चार्ज बढ़ गया होगा, बट इससे इसमें तो गया है चार्ज, तो टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको हटा देता हूं, इस वाले को, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। कंडक्टर ए का चार्ज तो शेयरिंग करने के बाद बदल गया, कंडक्टर बी का भी चार्ज शेयरिंग करने के बाद बदल गया, बट इन दोनों कंडक्टरों का टोटल चार्ज और शेयरिंग करने के बाद दोनों कंडक्टर का टोटल चार्ज कैसा रहेगा? सेम रहेगा। दोनों कंडक्टर का शेयरिंग करने से पहले टोटल चार्ज
और शेयरिंग करने के बाद टोटल चार्ज इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा। ठीक है, आगे सॉल्व करना चाहो तो देखो इसको ऐसे लेने दो, Q1 प्लस के Q2, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो C1V, और Q2 डैश की वैल्यू पुट कर सकते हो कितनी, C2V। ये देखो C2V, यहां से आप Q1 प्लस Q2 तो ऐसे ही रहने दो, और C1 प्लस C2V कॉमन ले लो, तो यहां से आप V की वैल्यू, जो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकालोगे, V की वैल्यू कितनी निकल के आए, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। देखो ये किसका फॉर्मूला आ गया, कॉमन पोटेंशियल का। चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, V इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितनी है, C1V1, तो C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें एक बात तो, चार्ज का लॉस होता है क्या, तो चार्ज लॉस नहीं होता, चार्ज का केवल एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज ट्रांसफर हो गया है। टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज दोनों कंडक्टरों पर टोटल चार्ज, और आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज दोनों कंडक्टर पर टोटल चार्ज इक्वल है। केवल चार्ज का एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर हुआ है, दैट मींस रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है चार्ज, लेकिन क्या नहीं हुआ है, लॉस नहीं होता चार्ज का। क्या करने में, चार्ज की शेयरिंग करने में चार्ज का लॉस नहीं होता, केवल चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, इसमें आफ्टर, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं तो ध्यान देना। आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, जब ये दोनों कंडक्टरों को हम किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तब चार्ज की शेयरिंग होती है, तब उसके बाद की बात कर रहे हैं, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज। कंडक्टर ए पे कितना चार्ज था, Q1 डैश, और कंडक्टर बी पे कितना चार्ज था, Q2 डैश। अगर इन दोनों का रेशियो निकालें तो C1V ओवर C2V। लेकिन ये बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज की बात नहीं कर रहे, शेयरिंग करने के बाद की बात कर रहे हैं, कनेक्ट करने के बाद, कंडक्टिंग वायर से दोनों कंडक्टरों को कनेक्ट करने के बाद की बात कर रहे हैं। तो V से V कैंसिल हो गया आपका, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, और C1 की वैल्यू लिखना चाहें तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 और 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2, ऐसे, तो ये से कैंसिल हो गया। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू आ गया R1 अपॉन R2। तो देखो किस कंडक्टर पर वायर से दोनों कंडक्टरों को वायर से कनेक्ट करने के बाद किस कंडक्टर पर चार्ज ज्यादा होगा, तो जिस कंडक्टर का साइज बड़ा होगा। Q1 इस कंडक्टर ए पर चार्ज ज्यादा होगा या कंडक्टर बी पर चार्ज ज्यादा होगा, तो कंडक्टर बी पर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी। Q2 डैश की वैल्यू इस डायग्राम में किसका रेडियस ज्यादा दिख रही है, तो R2 ज्यादा दिख रहा है, R1, दैट इज R2 ज्यादा है तो Q2 डैश भी ज्यादा होगा Q1 डैश से। तो जब दो कंडक्टर को जिनके डिफरेंट पोटेंशियल थे कनेक्ट करने से पहले, जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद चार्ज का एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर होगा, और कब तक होगा, जब तक दोनों कंडक्टरों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। कनेक्ट करने के बाद फिर किस कंडक्टर पर चार्ज ज्यादा रहेगा, तो जिसका साइज ज्यादा उस कंडक्टर पर चार्ज ज्यादा, लेकिन ये कनेक्ट करने के बाद है। लेकिन अगर दोनों कंडक्टर सेम साइज के होते, अगर यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये दोनों कंडक्टर सेम साइज के होते तो R1 R2 बराबर होते, साइज की बात कर रहे हैं, दोनों कंडक्टर का साइज बराबर होता, तो R1 R2 बराबर होता, तो दोनों कंडक्टरों पर जो चार्ज आता वो कैसा आता, इक्वल आता कि नहीं, तो दोनों कंडक्टर पर चार्ज इक्वल। ठीक है, इससे आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर।
ठीक है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। ठीक, ये किस टॉपिक में पढ़ रहे हैं हम? जब दो डिफरेंट पोटेंशियल के कंडक्टर्स को हम किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो जो चार्ज है वो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज की शेयरिंग होती है। तो कितना चार्ज ट्रांसफर होता है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने पर, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखो हमने अभी जो दो डायग्राम बनाए थे, ये कंडक्टर ए, इसकी रेडियस r1 है ना, इसका कैपेसिटेंस C1, इसकी वैल्यू तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 r1 ही है। इसको किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर हमने रख रखा है। ये दूसरा कंडक्टर है इस B, इसकी रेडियस r2, इसका कैपेसिटेंस C2, 4 पाई एप्सिलॉन 0 r2। इसको भी किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर लगा दिया। अभी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट नहीं किए, इनका इस पर चार्ज Q1 है, इस पर पोटेंशियल V1 है, इस पर चार्ज Q2 है, इसका पोटेंशियल V2 है, और V1 को हम बड़ा मान रहे हैं V2 से। डिफरेंट पोटेंशियल के दो कंडक्टर्स हैं। तो ये बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज है ना, चार्ज को ट्रांसफर करने से पहले कंडीशन। अब इन दोनों कंडक्टर को, A को और B को, हम किसी कंडक्टिंग वायर से अगर हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जैसे हम कनेक्ट करते हैं तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज का ट्रांसफर होता है और पोटेंशियल कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। मान लो इस पर कनेक्ट करने के बाद, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है, ये हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने कंडक्टर, इस दोनों कंडक्टर A और B को कनेक्ट किया किसी वायर से, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ, तो यही हेडिंग। तो चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर निकालें तो उसकी वैल्यू होती है डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस, ये माइनस है, माइनस Q2, Q1 डैश। सर ऐसे क्यों बनाया माइनस? अगर देखो Q1 बड़ा है तो Q1 में से Q1 डैश घटा दीजिए, और अगर Q1 डैश बड़ा है तो Q1 डैश में से Q1 घटा दीजिए, दैट मीन जो बड़ा है उसमें से घटा दीजिए। ठीक है, लेकिन जब चार्ज ट्रांसफर निकालते हैं हम, तो कंडक्टर A के बिफोर शेयरिंग करने से पहले कंडक्टर A के चार्ज में से, आफ्टर शेयरिंग, चार्ज की शेयरिंग करने के बाद कंडक्टर A का चार्ज घटाएंगे। एक कंडक्टर A के चार्ज में से एक कंडक्टर A का ही चार्ज घटाना है बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग, तब चार्ज ट्रांसफर इतना होगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये भी सही है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो डेल्टा Q, कितना, Q2 माइनस Q2 डैश। यहां पर भी सेम सिचुएशन, जो चार्ज बढ़ा उसमें से घटा दो, लेकिन शेयरिंग करने से पहले कंडक्टर B का चार्ज में से, शेयरिंग करने के बाद कंडक्टर B के चार्ज में से ही सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, समझ में आया आपको ये? तो बच्चे सोचते हैं कि सर ये A में से A का घटाया है। भाई शेयरिंग करने से पहले कंडक्टर A पे कितना चार्ज था, Q1, तो पहले Q1 था, और शेयरिंग करने के बाद, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद, चार्ज की शेयरिंग करने के बाद कंडक्टर A पर चार्ज कितना हो गया, Q1 डैश। तो A पर Q1 था पहले और शेयरिंग करने के बाद Q1 डैश हो गया, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो A में से A तो घटाएंगे, तो A में से A घटा देंगे। समझ में आया? क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल से समझाऊं कि हम दो फ्रेंड हैं, है ना, तो मेरे पास जो रुपए हैं, रुपए मान लेता हूं, चार्ज को क्या मान लेता हूं, रुपए, वो 50 रुपए हैं। मैंने उसमें से कुछ रुपए किसको दे दिए, अपने दूसरे किसी फ्रेंड को दे दिए। अब मेरे पास कितने रुपए हैं, 40 रुपए हैं। तो बताओ मैंने कितने रुपए दे दिए, मैंने कितने रुपए उसको ट्रांसफर किए, दे दिए। तो मेरे पास पहले कितने थे, 50 रुपए, और उसके शेयरिंग करने के बाद, मतलब पैसों को मैंने, रुपए को देने के बाद अब मेरे पास कितने हैं, 40 रुपए। तो मैंने कितने रुपए उसे ट्रांसफर किए, मतलब कितने रुपए उसे दिए, तो 10 रुपए तो दिए। समझ में आया? तो 10 रुपए ट्रांसफर करे। तो मेरे पास पहले कितने थे, देने से पहले 50, और देने के बाद मेरे पास ही कितने थे, 40। ठीक है, तो हम ट्रांसफर कितने करे होंगे, तो 10 रुपए ट्रांसफर करे होंगे। ऐसी शेयरिंग करने से पहले कंडक्टर A पे कितना चार्ज है, Q1, और शेयरिंग करने के बाद, चार्ज की शेयरिंग करने के बाद कंडक्टर A पे कितना चार्ज है, Q1 डैश।
तो कितना चार्ज ट्रांसफर किया हुआ, तो इसमें से इसे घटाएंगे या इसमें से इसे घटाएंगे। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज निकालने में चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ ये निकालेंगे, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलो आगे टॉपिक पढ़ते हैं नया, एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें, वो जरा सुने कौन सा टॉपिक है। ठीक है, फिर इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा कैसे न्यूमेरिकल करते हैं। इसके बाद है लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, हेडिंग डाल लें, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, हेडिंग ये है कि अगर हमारे पास ये एक कंडक्टर, द्वारा से वही बना लेते हैं, ये कंडक्टर ए, इसकी रेडियस R1, ये इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है, इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज पोटेंशियल V1, ये मेरे पास दूसरा कंडक्टर B, इस पे चार्ज Q2, इसका पोटेंशियल V2 है ना, और इसका रेडियस R2, तो इसका कैपेसिटेंस तो C1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1, इसका कैपेसिटेंस C2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2। तो ये दोनों कंडक्टर डिफरेंट पोटेंशियल के हैं, ये भी मान लें कि V1 ग्रेटर है किससे, V2 से। ये ध्यान रखना, दोनों कंडक्टर डिफरेंट पोटेंशियल के होते हैं, तभी उन दोनों कंडक्टरों को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने पर चार्ज की शेयरिंग होती है। ठीक है, तो हम चार्ज की शेयरिंग करना चाहते हैं, तो चार्ज की शेयरिंग होने में चार्ज तो दोनों बॉडी पर कंजर्व रहता है, टोटल चार्ज तो कंजर्व रहता है, टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, बट एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, टोटल एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। कैसे, जरा समझते हैं। तो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर भी, बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर ए, कंडक्टर ए की पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं, U1 बराबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर का फॉर्मूला ड्राइव किया था 1/2 CV स्क्वायर, ये किया था, इसी को लगा रहे हैं। अगर हम कंडक्टर ए का लिख रहे हैं तो सारी चीजें कंडक्टर ए की, कंडक्टर ए का ही कैपेसिटेंस लिख रहे हैं C1, और कंडक्टर ए का ही पोटेंशियल लिख रहे हैं V1, कंडक्टर ए का लिख रहे हैं सारी चीजें कंडक्टर ए की। ऐसे ही अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें किसकी, कंडक्टर बी की, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर बी, तो U2 इज इक्वल टू 1/2 C2 V2 का स्क्वायर है। देन टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें हम, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ कंडक्टर बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, तो UI कह लें, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी है दोनों कंडक्टर की मिला के चार्ज की शेयरिंग करने से पहले। कितनी है, दोनों को ऐड कर लें, तो 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं, समझ में आया आपको यहां तक? ठीक है, अब जरा क्या करना है आपको, अब इन दोनों कंडक्टरों को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो आफ्टर कनेक्ट करने के बाद, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, ये कंडक्टर ए, थोड़ा साइज छोटा कर दिया मैंने, जगह नहीं है ना, बराबर यही वाले कंडक्टर हैं, दूसरे नहीं लिए हैं, ठीक है, साइज छोटा कर दिया है थोड़ा सा, ये R2, रेडियस बराबर दिखा रहे हैं R1 R2। तो अब इन दोनों के पोटेंशियल कैसे थे, कनेक्ट करने से पहले डिफरेंट थे, ये ध्यान रखना, तभी चार्ज की शेयरिंग होती है, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है। पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, चार्ज की शेयरिंग ही नहीं होगी। तो ये कंडक्टर आपका, ये दूसरा कंडक्टर, जैसे इनको कनेक्ट करेंगे तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, वो सब बता चुका हूं। पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, सेम। ठीक,
पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इस पर चार्ज हो गया Q1 डैश और इस पर चार्ज हो गया Q2 डैश। शेयरिंग करने के बाद चार्ज की शेयरिंग हुई, ठीक है। अब कंडक्टर ए की एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी यहां लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर ए आफ्टर शेयरिंग की बात कर रहे हैं, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो ए की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, U1 डैश इज इक्वल टू, सब कुछ इसी का लिख लें, तो 1/2 C1V का स्क्वायर, U1 डैश इज इक्वल टू 1/2, देखो कंडक्टर ए का निकाल रहे हैं तो ए का लिखेंगे, तो ए का ही कैपेसिटेंस लिखा है, और ए की जो कैपेसिटेंस होगा वो C1 इज इक्वल टू 4πε0r1 ही होगा, और C2 इसका B का 4πε0r2। ये रेडियस पे डिपेंड करता है ना, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, तो कैपेसिटेंस तो C1 ही है, पोटेंशियल सेम हो जाता है, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं V। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर B U2 डैश बराबर 1/2 C2V का और स्क्वायर। पोटेंशियल सेम हो गया ना, तो पोटेंशियल सेम है दोनों का V भी, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, कंडक्टर B का लिख रहे हैं, सारी चीजें कंडक्टर B की लिख दी। नाउ या देन टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ कंडक्टर आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज हो गई U1 डैश प्लस U2 डैश। U1 डैश की वैल्यू कितनी, वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, तो U1 डैश की वैल्यू 1/2 C1V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो शेयरिंग करने से पहले इन दोनों कंडक्टर की टोटल एनर्जी इतनी थी, और चार्ज की शेयरिंग करने के बाद दोनों कंडक्टरों की टोटल एनर्जी ये है। हमें कैसे मालूम पड़ रहा है कि एनर्जी में लॉस हुआ है, तो देखो ये जो एनर्जी है ये वाली एनर्जी शेयरिंग करने से पहले है, टोटल एनर्जी दोनों कंडक्टरों की, और ये वाली जो एनर्जी है वो दोनों कंडक्टरों की टोटल एनर्जी है आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज। अब हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि एनर्जी में लॉस हुआ, तो एनर्जी में लॉस हुआ ये कैसे पता करें, तो ये पता करने का तरीका ये है कि आप ये चेक कर लो, UI में से अगर UF घटाएं और पॉजिटिव वैल्यू आए, हम UI में से UF घटाएं और पॉजिटिव वैल्यू आए, तो इसका क्या मतलब है कि UI ज्यादा है और UI कम है, UF कम है। UI ज्यादा हुआ UF से तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो UI अगर ज्यादा है UF से तो पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब है इनिशियल एनर्जी ज्यादा है, फाइनल एनर्जी कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई। लेकिन अगर ऐसे ना आके ऐसे आता है कि UI में से UF घटाएं और नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब है कि UI आपका कम है और UF ज्यादा है, तो एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन अगर ऐसे आता है कि UI में से UF घटाएं और 0 आ जाए, तो इसका मतलब है एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करके देख लें तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि एनर्जी में लॉस हुआ या गेन हुआ है। तो देखो आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100% पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इनिशियल एनर्जी ज्यादा है, शेयरिंग करने से पहले दोनों कंडक्टरों की टोटल एनर्जी ज्यादा है, शेयरिंग करने के बाद तो एनर्जी में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो कितना एनर्जी में लॉस हुआ है ये अगर हमें पता करना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो लॉस ऑफ एनर्जी निकालना चाहें तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए हमें ये मिटा देता हूं बेटा, ये वाला हमने मिटा दिया, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी के लिए। ठीक है, आगे देखो लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालें, लॉस ऑफ एनर्जी तो डेल्टा U में से UI माइनस UF कर लें। अगर UI माइनस UF करने पर पॉजिटिव आ गया तो एनर्जी में लॉस हो रहा है, नेगेटिव आया तो एनर्जी में गेन हो रहा है, और इक्वल आया तो एनर्जी में ना कोई लॉस हो रहा है ना कोई गेन हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं, तो डेल्टा U इज इक्वल टू UI की वैल्यू पुट कर लो, देखो ये वाली 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर है ना, माइनस 1/2 UF की वैल्यू ये रही, तो 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2
C2V²। ठीक, इस पूरे में से एक काम करते हैं, चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर, ये ऐसे कैसे माइनस ब्रैकेट खोल लेते हैं, चलो है ना, इसको ब्रैकेट रहने देते हैं, इसमें से केवल 1/2 V² कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आएगा C1 प्लस C2। ठीक है, ये तो कॉमन पोटेंशियल का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, पीछे चेक करना, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल का पीछे फॉर्मूला मैंने बताया है आपको। ठीक है, ये वाली कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू, ये वाली कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, इसे हटा देता हूँ। ठीक है, पुट कर दीजिए आप यहाँ, तो देखो 1/2 इस पूरे में से कॉमन ले लो, इस पूरे में से 1/2 कॉमन ले लो आप, तो ये C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस ये 1/2 कॉमन आ गया, और V की वैल्यू आप ये पुट कर दो, तो C1V1 प्लस C2V2 ओवर C1 प्लस C2, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर, और नीचे आया ये आया C1 प्लस C2। देखो ये 1/2 हमने कॉमन ले रखा है, और V की वैल्यू कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब देखो इसका ये होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर है, तो देखो अलग अलग करें इसको ऐसे, तो इसका स्क्वायर हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया, और इसका भी स्क्वायर हो गया, इसके इससे ये कटेगा। ठीक है, जैसे ये कटेगा तो यहाँ पर C1 प्लस C2 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखो मैं डायरेक्ट जगह नहीं है इसीलिए इसको ऐसे कर देता हूँ, समझ में आ गया। अब यहां से आपको 1/2 नीचे से एलसीएम ले लेना है C1 प्लस C2, नीचे से आप ये C1 प्लस C2 एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 रख लो, तो इसका से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 और C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 इसका क्या पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, इसे आगे अगर सॉल्व करते हैं तो इसे मैं मिटा देता हूं, इसी जगह पर मैं सॉल्व करूंगा, जगह नहीं है बेटा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो कितना एनर्जी में लॉस आएगा मालूम पड़ेगा, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 है ना, नीचे आपका ये है हमारा C1 प्लस C2। ठीक है, ये C1 प्लस C2, ये C1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, C1 का अंदर मल्टीप्लाई पूरे में करिए तो क्या आएगा, C1 का स्क्वायर, C1 का अंदर मल्टीप्लाई करिए C1 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर, C1 का और अंदर मल्टीप्लाई करिए तो प्लस के C1 C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब C2 का मल्टीप्लाई कर लो तो प्लस C1 C2, C2 का इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं C2 C1 V1 का स्क्वायर, और C2 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर इसका होल स्क्वायर खोल लो, पहले माइनस लगा लो, ब्रैकेट भी लगा लो। ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोलो, a प्लस b का होल स्क्वायर, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 क्या होल स्क्वायर खोल दिया है ना। लेकिन इस माइनस साइन से इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस साइन। सही है, अब जरा चेक करो, ये इससे कैंसिल हो गया और ये वाला इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऊपर से कॉमन क्या है, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या है, तो ऊपर से कॉमन है C1 C2 और नीचे हमारा 2 और ब्रैकेट में है C1 और C2, 2 और ब्रैकेट में नीचे C1 C2। ऊपर यहाँ क्या बचा, ये बचा V2 का स्क्वायर, इसमें बचा प्लस V1 का स्क्वायर, और यहाँ बचा माइनस के 2V1 V2। ठीक है, ये डेल्टा U आया। अब यहां से इसको यहां कर देता हूं आगे, यहां तक समझ में आया। तो डेल्टा U की जो वैल्यू आ रही है हमारी, वो आ रही है C1 C2 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2, और इसे लिख सकते हैं V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। ये देखो A। अब ये चेक कर लो कि ये टर्म जो है डेल्टा U जो आ रहा है, वो क्या था, UI माइनस UF था, ये पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया, ये चेक कर लो आप। ठीक है, ये पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया, ये चेक कर लो। सर ये कैसे चेक करेंगे, पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया है, तो सर चेक करो। ये तो C1 C2 जो कैपेसिटेंस होते हैं ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ये कभी नेगेटिव नहीं होते, कैपेसिटेंस ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो अगर V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर V2 माइनस V1 अगर पॉजिटिव हुआ
तो उसका और उसका तो फिर डेल्टा यू पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव भी हुआ, नेगेटिव में भी वैल्यू हुई इस पूरे की, इसकी पूरे की वैल्यू नेगेटिव में भी हुई, जैसे -2 वोल्ट, तो इसको और उसके करेंगे तो पॉजिटिव तो आएगा। तो इस तरह से डेल्टा यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और जब डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा तो यू आई बड़ा हुआ यू एफ से, तो इसका मतलब शेयरिंग चार्ज की शेयरिंग करने से पहले बहुत कंडक्टर की एनर्जी ज्यादा थी और शेयरिंग करने के बाद बहुत कंडक्टर की एनर्जी कम हो गई। तो एनर्जी में क्या हुआ, लॉस हुआ। तो कितना एनर्जी में लॉस हुआ, तो ये लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, लॉस ऑफ एनर्जी हमारा इतना आया। जब दो कंडक्टर को जिनके पोटेंशियल डिफरेंट हैं, इनिशियल कनेक्ट करने से पहले दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल कैसे थे, डिफरेंट, फिर कनेक्ट कर दें तो चार्ज की शेयरिंग होगी और एनर्जी में इतना लॉस होगा। लेकिन एक बात बताओ, इफ अगर V1 और V2 सेम होते तो V1 और V2 कौन से पोटेंशियल हैं, कनेक्ट करने के बाद या कनेक्ट करने से पहले? तो कनेक्ट करने से पहले पोटेंशियल थे। कंडक्टर ए का कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने से पहले कंडक्टर ए का पोटेंशियल V1 था और कनेक्ट करने से पहले ही कंडक्टर बी का पोटेंशियल V2 था। अगर कनेक्ट करने से पहले कंडक्टिंग वायर से दोनों वायर को कनेक्ट करने से पहले दोनों कंडक्टरों के पोटेंशियल कैसे हों, इक्वल हो, तो चार्ज का क्या नहीं होगी, शेयरिंग ही नहीं होगी। और चार्ज की शेयरिंग नहीं होगी तो एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा। देखो V1 V2 बराबर जी रख दो, तो चार्ज की शेयरिंग नहीं हो रही है तो एनर्जी का भी लॉस नहीं हो रहा है। लॉस ऑफ एनर्जी कितनी आ रही है, आपकी 0 आ रही है। ठीक है, तो जानते हो चार्ज के शेयरिंग होने में ही, जब हम दो कंडक्टरों को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज के शेयरिंग होने में ही एनर्जी में लॉस होता है। लेकिन अगर हम दो ऐसे कंडक्टरों को कनेक्ट करें जिनके पहले से ही पोटेंशियल सेम है तो चार्ज की शेयरिंग नहीं होगी, और चार्ज की शेयरिंग नहीं हुई तो एनर्जी में लॉस भी नहीं हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा एक बात बताओ, V1 बराबर V2, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 ओवर C1 बराबर Q2 ओवर C2। ये फर्स्ट कंडक्टर का पोटेंशियल था बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, तो फर्स्ट कंडक्टर का चार्ज लिख लिया और फर्स्ट कंडक्टर का कैपेसिटेंस बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, ये लिख सकते हैं। Q बराबर CV होता है तो V बराबर Q ओवर C होता है। यहां से और आगे सॉल्व करें तो Q1 C1 की जगह पर लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1, इसे लिख सकते हैं Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2। इसे कैंसिल हो गया, इसका से मल्टीप्लाई, इसका से मल्टीप्लाई, तो Q1 R2 बराबर Q2 R1। ये दिख रहा है, ये रिलेशन और ये रिलेशन सेम है। अगर दो कंडक्टरों के पोटेंशियल सेम है तो एनर्जी लॉस 0 होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन है दो कंडक्टर्स के बीच में, Q1 R2 का प्रोडक्ट और Q2 R1 का प्रोडक्ट इक्वल है, तब भी एनर्जी लॉस इक्वल होगा, क्योंकि ये कंडीशन इसी कंडीशन में तो वैलिड है। इसको सॉल्व कर रहे हैं तभी तो आ रहा है, तो इन दोनों कंडीशन में एनर्जी में लॉस नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये एनर्जी में चार्ज की शेयरिंग होने में एनर्जी में लॉस हुआ क्यों? जानते हो, जब कंडक्टर ए से या कंडक्टर बी से, जब वायर में, कंडक्टिंग वायर में, जैसे हम ये बनाते थे ये ऐसे, ये जब चार्ज इसमें शेयर होता है, इधर से इधर चार्ज जाता है या इधर से इधर चार्ज जाता है, तो इस वायर में करंट फ्लो करती है, और ये वायर में करंट फ्लो करने से ये वायर थोड़ा सा हीट हो जाता है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस कैसे हुई? क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब ये चार्ज इस कंडक्टर में फ्लो करा, जब चार्ज की शेयरिंग हुई तो चार्जिंग के शेयर होने में वायर में करंट फ्लो करी तो ये वायर हीट हुआ, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब ये हीट एनर्जी आई कहां से? तो इस कंडक्टर की जो एनर्जी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कंडक्टर के पास है ना, उसी में से कुछ पार्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए इतनी एनर्जी लॉस हो गई। तो जानते हो जितनी एनर्जी लॉस हुई है, ये कितनी है? इतनी ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी। ये लॉस एनर्जी हुई तो इतनी ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई? तो इतनी कन्वर्ट हुई। इतनी तो एनर्जी लॉस हुई है, तो ये एनर्जी लॉस किसमें हुई है? कौन सी एनर्जी लॉस हुई है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गया है। कंडक्टर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लॉस हुआ है, किसके फॉर्म में? हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो कितना? तो इतनी हीट एनर्जी लॉस हुई है। समझ में आया ये? ठीक है, आगे देखते हैं, एक इनके ऊपर हम 2 क्वेश्चन कराते हैं आपको। ठीक।